नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। 24 के महासमर की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से ठीक 15 घंटे बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, यानी वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जितने भी कयास हैं, अटकलें हैं, दावे हैं, सबकी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने बहुत हद तक कल आने वाले नतीजों की झलक साफ कर दी है। एनडीए गदगद है। मोदी की हैट्रिक को लेकर जश्न की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस एग्जिट पोल के दावों को खारिज कर रहा है। अंडर करंट के भरोसे लगातार अपनी जीत का दावा कर रहा है। अब दावे जो किए जा रहे हैं उनमें एक नंबर कॉमन है। हर कोई 295 सीटें ही जीतने की बात कर रहा है। अगर इंडिया अलायंस के इस कॉन्फिडेंस को आधार मान भी लें तो सवाल उठता है कि उनकी ये 295 सीटें आएंगी कहां से। अब तक तो आपने 400 पार कैसे होगा इसका विश्लेषण देखा होगा, लेकिन आज इंडिया अलायंस की 295 सीटें जीतने के दावों की हम पड़ताल करेंगे। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक जहां एनडीए इस बार 371 से 401 सीटें जीतता दिख रहा है, तो वहीं मोदी विरोधियों का कुनबा 109 से 139 तक में सिमटता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि एग्जिट पोल के नतीजों के लगभग डबल सीटें इंडिया अलायंस लाएगा कहां से। नतीजों से 15 घंटे पहले ही उनकी सभी संभावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। बात सबसे ज्यादा सीटों वाले 5 राज्यों और 130 सीटों वाले दक्षिण भारत को लेकर करेंगे। शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस की हकीकत बताएंगे, दावों की हकीकत बताएंगे, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आरती टिक्कू हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, और समीर चौगावकर हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ और आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो दावे हैं वो क्या किए जा रहे हैं और हकीकत फिलहाल एग्जिट पोल में क्या नजर आती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की पिक्चर हमने आपके सामने रखी है और इसे रीजन वाइज बांटने की कोशिश की है। एनडीए वेस्ट यूपी की अगर बात करेंगे तो एग्जिट पोल ये कह रहा है कि वेस्ट यूपी में 6 से 7 सीटें एनडीए जीत सकता है, जबकि 6 से 8 सीटें रोहेलखंड में एनडीए जीत सकता है। वहीं वेस्ट यूपी की बात करेंगे तो इंडिया यहां से 1 से 2 सीटें जीत सकता है और बसपा का यहां खाता नहीं खुलेगा। जबकि रोहेलखंड की अगर आप बात करेंगे तो कुल 11 सीटें हैं और 6 से 8 सीटें यहां एनडीए के जीतने की संभावना अनुमान हमारे एग्जिट पोल में लगा है और 3 से 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी, बसपा खाता नहीं खोल पाएगी। वहीं अगर आप बाकी रीजन की बात करेंगे दुआओं की, तो यहां 9 से 11 सीटें जीत सकते हैं 13 में से। 2 से 4 सीटें इंडिया गठबंधन और बीएसपी के खाते में एक भी सीट नहीं। बुंदेलखंड आपके सामने रख रहे हैं, तो बुंदेलखंड में 4 लोकसभा की सीटें आती हैं और चारों की चारों सीटें बुंदेलखंड में एनडीए जीत सकता है। अवध और पूर्वांचल में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं। अब कौन से रीजन से कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ा सकती है या कौन से रीजन से इंडिया गठबंधन अपनी सीटें बढ़ा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव आज भी नतीजों से ठीक पहले क्या दावा कर रहे हैं। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मैंने अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहा है। कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। तो आपने दावे सुन लिए। अखिलेश यादव तो 80 में से 80 सीट जीतने का दावा अभी तक करते थे। एग्जिट पोल जब से सामने आए हैं तब से वो आंकड़ा तो नहीं दे रहे हैं, हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि 295 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये 295 वाला कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में ओवरऑल शांतनु जी 10 से 16 सीटें हमारे एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अब इसे रीजन वाइज बांटें तो वेस्ट यूपी में 1 से 2 सीटें इंडिया के खाते में जा सकती हैं। कौन सा रीजन आपको मुफीद लग रहा है कि 295 के नजदीक पहुंच सकती है या ये टैली बढ़ सकती है 10 से 16 वाली? देखिए, सपा ने जब क्लेम करा, जब चुनाव शुरू हुआ तो अखिलेश यादव ने कहा बीच में करीब कि हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। हम एक सीट शायद थोड़ी दिक्कत वाली है, क्योटो वाली सीट जो बनारस को वो बोलते हैं। फिर चुनाव आते आते अब वो कल प्रवक्ता उनके सारे 50 सीट बोल रहे थे और खड़गे जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 30 सीट जीत सकते हैं इंडिया का। तो ये तो 3 आकलन आपको इंडिया गठबंधन से मिले हैं।
दूसरी बात, मेरे ख्याल से ये रीजन वाइज दिक्कत नहीं आएगी। जो सीटें में लड़ाई है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन, वो लड़ाई है वो खासकर परिवार की सीटें, जो 5 यादव परिवार से 5 लोग लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव और तेजपाल यादव, ये 5 सीटें हैं। और जहां पे थोड़ा मुस्लिम बाहुल है वो है 3 सीटें, वो हुई आजमगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, संभल। तो ये अलग अलग रीजन्स में उनका एक लॉजिक है, जहां पे यादव बहुल ज्यादा है, जहां पे मुस्लिम बहुल ज्यादा है। और किसी लॉजिक से किसी रीजन से समाजवादी पार्टी सीट जीतती नहीं है। उनके पास MY है, जो मुलायम सिंह देके गए थे, अखिलेश यादव ने उसमें कोई इजाफा नहीं करा है, किसी दल का, किसी जाति का कोई खासा इजाफा नहीं करा है। और जो छोटे दल थे उनके साथ, जो निषाद पार्टी उनके साथ कभी आई, जो राजभर आई, वो भी इस समय भाजपा के साथ है। तो मैं तो बल्कि आपके इस एग्जिट पोल से थोड़ा वाकिफ नहीं हूं। मुझे लगता है कि सीटें और 3-4 ज्यादा आएंगी और भाजपा और जो NDA अलायंस है वो 74-75 पे पहुंचना चाहिए उत्तर प्रदेश में। यानी सीटें आप 10 से 16 जो सीटें हम दे रहे हैं इसे भी घटा रहे हैं। कौन सी सीटें कम कर रहे हैं? आप किस सीट पर आपको लग रहा है कि फाइट टक्कर की और ये सीट भी NDA के साथ जा सकती है? देखिए, आपने मेरे ख्याल से 68 to 70 दी थी, ज्यादा मुझे याद है। हाँ, जो final 64 सीट, मेरे ख्याल से वो 74 के आसपास जाएंगी। जिन पे टक्कर सच में कांटे की है वो है रायबरेली, वो जो परिवार की जो खास सीट है, बिल्कुल हम लोग जो उत्तर प्रदेश में कहते हैं भैया भौजाई की सीट, जो कन्नौज और मैनपुरी है, वो सीटें, और इधर रामपुर, मुरादाबाद, संभल, ये 5 सीटों पर फाइट है। आजमगढ़ भी इस बार काफी साइड में जब जाके भी आया वहां पे, वो सीट आसान हो चुकी है। अच्छा, पूर्वांचल में 29 सीटें हैं समीर जी, और 29 में से जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि 21 से 25 सीटें NDA जीत सकता है और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती हैं। पूर्वांचल को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे अखिलेश यादव, बड़े बड़े दावे पूर्वांचल को लेकर भी उनकी तरफ से किए गए। कोई सीट आपको नजर आ रही है जो इस खाते में जुड़ सकती है और इनकी सीटों में इजाफा हो सकता है, 295 तक पहुंच सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने इस बार जब चुनाव के अंदर गए तो उन्होंने थोड़ी कोशिश की है बहुत स्मार्टली कि उनके ऊपर जो MY का जो ठप्पा लगा हुआ था कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक का जो ठप्पा लगा हुआ था, उससे निकलने के लिए उन्होंने एक PDA भी बना दिया था, पिछड़ा दलित का गठबंधन का। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया तो सिर्फ अपने परिवार के लोगों को यादव को टिकट दिया, उसके अलावा किसी यादव को नहीं दिया। बाकी जगह उन्होंने कोशिश की कि मैं PDA को टिकट देता हूं। हालांकि जो PDA की जब बात हुई तो राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे उस समय उनके बहुत करीबी और पार्टी की सहयोगी विधायक भी जो रही है पल्लवी पटेल, उसने बगावत कर दी थी। उसने कहा था कि भाई क्या रंजन और बच्चन ही आपके PDA, क्या इसमें PDA को आप टिकट क्यों नहीं दे रहे हो? उस समय भी अखिलेश का जो PDA का जो था उसकी वास्तविकता सामने आई थी कि कहने के लिए वो PDA बना रहे हैं, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय अखिलेश यादव इस बात को मैनेज नहीं कर रहे। लेकिन लोकसभा में चुनाव में इस बार उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करने में कोशिश की है कि पिछड़े वोट, दलित वोट भी उनको मिलते रहे। मायावती इस बार बहुत ज्यादा चुनाव में सक्रिय नहीं रही और ये तय है कि मायावती का जो मुस्लिम वोट बैंक था वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पास चला गया। और जिस तरीके से जो जातिगत वोट की जो डिटेल आ रही है उसमें भी दिख रहा है कि वोट बैंक इंडिया गठबंधन के पास गया है। लेकिन पिछड़ा और दलित जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा इन्हें मिला नहीं है। लेकिन यह तय है कि 2019 में जो मायावती ने सीटें 10 जीती थी उसमें से 4 से 5 सीटें अखिलेश यादव जीतने की स्थिति में है। और यही कारण है कि जो अखिलेश यादव की सीटें 10 से 12 सर्वे में आ रही है, 2019 में अखिलेश को सीटें मिली समाजवादी पार्टी को, वो 5 से 7 सीटें जो बढ़ रही है वो यही सीटें है कि जो मायावती की जो सीटें हैं वहां पर अखिलेश यादव को वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है। बसपा का फायदा अखिलेश यादव को हो रहा है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है बसपा का बड़ा फायदा अखिलेश यादव के पास जा रहा है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पूरा जा रहा है। अगर मैं आपसे दिल खोलने के लिए कह दूं समीर जी कि आप थोड़ा सा दिल खोलिए और बताइए कि यूपी में कितना स्कोप इंडिया गठबंधन के लिए आप देख रहे हैं, तो किस हद तक आप सीटें उन्हें दे सकते हैं, कितना आपको मुफीद लग रहा है? देखिए, मैं कितना भी दिल बड़ा कर लूं अखिलेश यादव के लिए, कांग्रेस के लिए, तो मुझे लगता है डबल डिजिट में पहुंचना बहुत मुश्किल होगा अखिलेश यादव के लिए। 4-5 सीटें जो परिवार की मैं मानता हूं कि इसमें से 3 सीटें अखिलेश यादव जरूर जीतेंगे। कांग्रेस रायबरेली सीट जीतने जा रही है तो 4 सीट यह कंफर्म हो गई है। 3 और 4 सीटें ऐसी है जहां बहुत अच्छी फाइट है, जहां जैसा आप घोसी कह सकते हो कि जहां पे अच्छी फाइट है। बाराबंकी की सीट है जहां अच्छी फाइट हो रही है। 2-3 और सीटें, तो मुझे लग रहा है कि 8 से 9 सीटें अखिलेश यादव जरूर जीतेंगे। अगर 10 सीटें जीतते हैं तो बहुत चमत्कार होगा। मुझे लग रहा है तो कम और कर दी, हमने तो आंकड़ा अपना जो सामने दिखाया उसमें से आपने कम और कर दिया। 295 कैसे संभव होगा? शांतनु जी आप कुछ ऐड कर रहे थे। एक सीट सहारनपुर वाली ऐड कर देती हूँ, पिछली बार बसपा के पास थी शायद, इस बार हमारा एग्जिट पोल दिखा रहा है कि कांग्रेस जीत सकती है इसे। देखिए, जो समीर जी ने कहा बसपा के वोट ट्रांसफर की बात, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी कड़ी है कल के जो नतीजे आएंगे। जब सपा बसपा ने चुनाव लड़ा, जब साथ में रैली करी, तो वोट ट्रांसफर होने की क्षमता सबसे ज्यादा थी। सपा का वोट तो बसपा को ट्रांसफर हुआ और बसपा 10 सीट ले गया, लेकिन बसपा का वोट उस तरह से सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ। इस बात को सोचिए, जब वो साथ में लड़ रहे हैं तब बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो जब वो इधर लड़ रहे हैं और बसपा का वोट छटक रहा है तो वो सपा के पास जाने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि जो जमीन पे लड़ाई है वो यादव और दलित की लड़ाई है। तो मेरे ख्याल से वो जो वोट छटकेगा बसपा से तो वो भाजपा पे जाएगा।
अच्छा, यानी बसपा का फायदा भाजपा को हो सकता है, इसलिए सबसे बड़ा आप सीटें भी मुस्लिम कंसोलिडेशन का फायदा वो तो सपा को होगा, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो नेगेटिव वोट है, वो पॉजिटिव वोट नहीं है, वो उस पार्टी को जाता है जो भाजपा को हरा रहा है, वो सपा के लिए, इस बसपा के लिए नहीं है। यहाँ पे इस समय सपा जो गठबंधन है वो जीतता हुआ लग रहा है कुछ सीटों पे, इसलिए मुस्लिम कंसोलिडेशन के साथ होगा। और जो बचा हुआ वोट है, जो गैर मुस्लिम वोट है, जो भी छटकेगा बसपा से वो भाजपा के पास। ठीक है आरती जी, अभी तो ये देखने को मिल रहा है ना, चाहे यूपी की परिप्रेक्ष्य से बात करूं चाहे पूरे देश के परिप्रेक्ष्य से बात करूं, कि एक तरफ तो विपक्ष 295 वाला अपना दावा कर ही रहा है, दूसरी तरफ वो अभी से ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि कल क्या होगा, काउंटिंग वाले दिन कल क्या हो जाएगा, बैलेट पेपर के नतीजे पहले आने चाहिए। कभी कहते हैं कि जो एजेंट होते हैं, काउंटिंग एजेंट कैंडिडेट्स के, उनकी तैनाती नहीं होगी। रायता तो पूरी तरीके से फैला रखा है, वो कैसे सिमटेगा कल, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, ऑपोजिशन पिछले 10 साल से मीडिया को गोदी मीडिया, मोदी मीडिया कहती आ रही है। एग्जिट पोल्स को भी उन्होंने कहा है कि ये बोगस है, ये फेक है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब अगला जब कल जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हमें पहले ही मालूम है, एक्सपेक्टेड है कि इतने प्रिडिक्टेबल हो गई है ऑपोजिशन, और हमें मालूम है कि सबसे बड़ा इशू जो कल होगा वो ईवीएम पे होगा, क्योंकि कांग्रेस और ऑपोजिशन के जितने भी अलायंस, इंडी अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देश कैसे बदल रहा है। और जो भी उन्होंने जाति का समीकरण किया था, जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जाति को लेकर था कि वो जो लोअर कास्ट के हैं उसकी रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, बहुत कुछ जो उन्होंने कास्ट पे फोकस किया, कास्ट का सेंसस के बारे में बात की, वो सारा फेल होता हुआ नज़र आ रहा है सारे के सारे एग्जिट पोल्स में। और अगर लॉजिकली भी हम देखें पूरे देश में जो पिछले 5 साल में हो रहा है, राम मंदिर एक मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट एक कल्मिनेशन पॉइंट पे आता है, मंदिर बनता है, और सिर्फ नॉर्थ के लिए एक मूवमेंट नहीं रहता है, वो साउथ को भी कनेक्ट करता है। हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम को इनफैक्ट एक बाइंडिंग फैक्टर बनाया है नॉर्थ और साउथ में। तो ये किसी को भी ये प्रोसेस करना, खासकर ऑपोजिशन जो सिर्फ कास्ट और कम्युनलिज्म पे जिन्होंने लगातार वो पावर में आते रहे, कांग्रेस और कांग्रेस की जो अलाइड पार्टीज़ हैं, उनके लिए प्रोसेस करना मुश्किल है। और हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में भी समीर जी ने कहा डबल डिजिट में नहीं होगा, बिल्कुल मैं इससे एग्री करती हूँ। डबल डिजिट से नीचे मतलब 8-9 सीटें, 5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं और 9 भी हो सकती है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखाता। इनफैक्ट ये हमें समझ आ रहा है कि जितना भी इन्होंने कास्ट को ब्रेक करने की कोशिश की, उसका उल्टा असर हुआ है लगातार पिछले 10 साल में। इनफैक्ट कंसोलिडेशन जिस तरह से हुआ है राम मंदिर की वजह से, और बीएसपी जिस तरह से इररिलेवेंट होती गई धीरे धीरे, और आज की डेट में मैं इनफैक्ट शांतनु के साथ एग्री करती हूँ कि दलित वोट वो समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगा, वो बीजेपी लेगा, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो एसपी के साथ जाए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल उत्तर प्रदेश की सिचुएशन इनफैक्ट अगर 8-9 सीट्स ले भी जाती है इंडिया अलायंस, वो एक पॉजिटिव आउटकम ही होगा बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जोड़ना चाह रहे हैं समीर जी इसमें कुछ? मेरा कहना दलित का तात्पर्य मेरा ये नहीं था कि खाली मायावती के जाटा वोट बैंक की बात कर रहा हूं, मेरा पिछड़े वोट बैंक का था। राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा उठाया है, उसमें से ये सेंटिमेंट जमीनी स्तर पर गया है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ये करे, दलितों के अंदर मैसेज गया है। और थोड़ा सा वोट बैंक जो पिछड़ा है कि जो आरक्षण से खिलवाड़ हो सकता है, उनके रिजर्वेशन से छेड़खानी हो सकती है, वो सेंटिमेंट गया, वो सर्वे के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा होता, कि राम मंदिर का चल रहा है, तो समाजवादी पार्टी को जितनी 10 से 12 और 14 सीटें दिख रही, ये किसी स्थिति में नहीं मिलती। और पूर्वोत्तर में तो खासतौर से मुझे लगता है कि नहीं मिलती, पूर्वांचल के क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं मिलती। एक वर्ग है ओबीसी का जो शिफ्ट हो रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास, हो सकता है वो कांग्रेस के पास जा रहा हो। एक आंकड़ा हम देखिए अवध का जो दिखा रहे हैं, 102 सीटें हम इंडिया गठबंधन के खाते में दिखा रहे हैं। अवध रीजन की बात करें तो रायबरेली अमेठी इसी में आते हैं, शांतनु जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 से 2 सीटें। आपने रायबरेली का नाम तो लिया था शांतनु जी, लेकिन आपने अमेठी का नाम नहीं लिया। अमेठी में कोई स्कोप नहीं है कांग्रेस के जीतने का? बिल्कुल सेफ सीट है भाजपा के लिए। स्मृति ईरानी ने जिस तरह से काम किया है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ मिलकर जिस तरह से काम किया, आप लोगों को पता होगा अमेठी बहुत समय से जिला बना है, लेकिन उसमें डीएम का दफ्तर नहीं था। आप सोच सकते हैं हालत क्या थी, वहां पे कलेक्ट्रेट नहीं था, जो अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने
उसे काबिज किया है वहाँ पे। देखिए राम मंदिर की बात पे कहूँगा, बहुत समय हमने चुनाव विश्लेषण में कहा कि राम मंदिर की लहर नहीं। अभी मैं और हर्षवर्धन जी 4 दिन पहले काशी विश्वनाथ टेम्पल में थे सुबह 5:30 बजे। वहाँ पूरी खचाखच भरा था सुबह 5:30 बजे। जब तक हम पूड़ी कचौड़ी खा के दर्शन करके बाहर निकले तब तक गदौलिया तक लाइन लगी थी। हमने बहुत सारे लोगों से बात करी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में भी कई जगह छुट्टी नहीं हुई है। वो सारे लोग उड़ीसा से थे, बंगाल से थे, साउथ से थे। जैसा उन्होंने कहा वो वेव हर जगह है। और उसमें से कुछ लोग कह रहे थे कि हम इसके बाद अयोध्या जाएंगे, क्योंकि अयोध्या वहां से 3.5-4 घंटे का रास्ता, सड़क बहुत अच्छी है। और कुछ लोग अयोध्या होके आए थे। तो लोग हाँ बहुत सारा सोशल मीडिया में नहीं डाल रहे हैं, शायद बहुत सारे गाने नहीं चल रहे हैं जैसे हमारे जनवरी में चले थे, इसलिए वो वेव पता नहीं लग रही है, लेकिन मन में बसी पड़ी है। वो इतने लाख जो हजारों लाखों लोग मैंने काशी में देखे जो अयोध्या जा रहे थे, वहां से आ रहे थे, वो वापस जाएंगे अपने और परिवारों करना है। कल पता चल जाएगा कि कौन सी वेव चली है, कौन सी वेव नहीं चली है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की चर्चा तो हमने कर ली है, स्कोप जो है पूरे इंडिया गठबंधन को बिहार से भी नजर आ रहा है। तेजस्वी इस बार जैसे चुनाव लड़े हैं, तेजस्वी यादव जितने एग्रेसिव रहे हैं, इस बार लग रहा है इंडिया गठबंधन को कि बिहार में पिछली बार एक सीट सिर्फ कांग्रेस जीत पाई थी, तो कुछ कमाल तेजस्वी यादव भी कर पाएंगे और कांग्रेस भी अपनी सीटों में इजाफा करेगी। आपके सामने देखिए रीजन वाइज हम आंकड़े रख रहे हैं। जो हमारा एग्जिट पोल बता रहा है वो ये बता रहा है कि नॉर्थ बिहार की 12 सीटों में से 10 से 11 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। इंडिया के खाते में 1 से 2 सीटें, मिथिलांचल इलाके में 9 सीटें हैं, तो यहां इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। 9 की 9 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जा सकती हैं। सीमांचल की अगर आप बात करेंगे, वही इलाका जहां से 1 सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, तो 3 से 5 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि 2 से 4 सीटें यहां इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। मगध भोजपुर की बात करेंगे तो 10 से 11 सीट है इस पूरे इलाके में और 1 से 2 सीट मगध भोजपुर में इंडिया गठबंधन जीत सकता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 24 से 36 सीटें बिहार में हमारा एग्जिट पोल एनडीए को दे रहा है, यानी कि अनुमान लगा रहा है, और 4 से 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर इंडिया गठबंधन की जो मौजूदगी है वो नजर आ रही है। अभी जो पिक्चर स्क्रीन पर समीर जी आप देख रहे हैं, एक रीजन है मिथिलांचल का जहां तो खाता भी नहीं खोल रहा है इंडिया गठबंधन। इन चारों रीजन में से कहां पर गुंजाइश है, कहां पर आप इंडिया की गठबंधन की सीट बढ़ती हुए देख रहे हैं ताकि प्लस हो जाए 295 वाले आंकड़े में? देखिए मुझे लगा कि सीमांचल एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है सीमांचल के अंदर ही बेहतर प्रदर्शन इंडिया गठबंधन करेगा। लेकिन एक बात सही है कि इस बार तेजस्वी यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़े। तेजस्वी यादव अकेले चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े, नीतीश कुमार के खिलाफ लड़े, चिराग पासवान के खिलाफ लड़े, जीतन राम मांझी के खिलाफ लड़े, सारे गठबंधन के खिलाफ अकेले चुनाव लड़े। कांग्रेस का उन्हें बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिला। मुझे लग रहा है कि इस बार जिस हिसाब से 2019 के अंदर तेजस्वी का प्रदर्शन रहा था राष्ट्रीय जनता दल का कि खाता भी नहीं खुला था, इस बार अगर वो 3 से 4 सीटें अगर दिख रहा है कि वो लेके जा रहे, तो मुझे लग रहा है उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। और तेजस्वी यादव की मतलब लोकसभा को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद नहीं है। वो ये तैयारी कर रहे हैं अगले विधानसभा चुनाव की जो अगले साल होने वाला है 2025 के अंदर। वहां उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। वहां सबसे बड़ा दल पिछली बार भी बना था, इस बार उन्हें अपनी दम पर और कांग्रेस सहयोग से सरकार बनाना है। इस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान किया था। मुझे ऐसा लगता है कि उसका बेनिफिट उन्हें विधानसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर तेजस्वी यादव 3 सीटें जीतते हैं तो ये बताता है कि तेजस्वी यादव बिहार में अभी बचे हुए हैं। अगर खाता नहीं खुलता तो माना जाएगा कि तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा चुनाव लड़े। ब्रेकअप है वो है कि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। कटिहार वाली सीट का अनुमान लगाया गया है और तारिक अनवर की और एक किशनगंज, 2 हमेशा से सीट किशनगंज तो उनके पास पिछली बार भी थी। तारिक अनवर जरूर कटिहार से लेकर जा रहे हैं, वो भी मुस्लिम बहुल सीट है, तो वहां ये 2 सीटें कांग्रेस को मानी जा रही थी, ये 2 सीट मिलेगी। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि इस बार देखना होगा कि लालू प्रसाद की दोनों बेटियां जीत पाती है कि नहीं। यही पूछ सारण से चुनाव लड़ रही है, सारण और पाटलिपुत्र। देखिए लालू प्रसाद यादव ने तो बोला भी था उस दिन कि मैं हार के थक गया हूं, लगातार हार के। 2009 में पाटलिपुत्र से वो खुद हार गए थे, 2014 में उनकी बेटी मीसा भारती हारी, 2019 में फिर मीसा भारती हार गई थी। और उन्हीं से हार रही है बेटी जो लालू प्रसाद यादव को अपना गुरु मानते हो, लालू प्रसाद के हनुमान राम कृपाल यादव कहलाते थे। तो लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ी दुख भरी खबर है कि लगातार 2 बार जीत रहे हैं और खबर यह है कि तीसरी बार फिर मीसा भारती वहां चुनाव हारने जा रही है। तो देखना होगा कि सारण से क्या आचार्य जो उनकी दूसरी बेटी चुनाव लड़ रही है, कोई स्कोप नहीं है समीर जी। मुझे नहीं लगता कि वहां से उनकी दोनों बेटियां चुनाव जीतेंगी, बहुत मुश्किल है चुनाव लड़ने का। वहां से राजू प्रताप रूडी सारण से चुनाव जीतने की स्थिति के अंदर है। लेकिन अगर वहां पर बिहार के अंदर अगर 2 या 3 सीटें अगर तेजस्वी जीत कर जाते हैं, अच्छा मान रहे हैं आप इसे, कुछ बढ़ाएंगे आप 4 से 6 सीटें। मैं फिर आपसे कहूंगी कि दिल अगर खोल दिया जाए पूरी तरीके से और लगे कि सब समीकरण उनके फेवर में काम कर भी जाएंगे, तो कोई इस सीट में इजाफा देख रहे हैं? 295 के करीब पहुंचे तो कांग्रेस पूरी गठबंधन। वही जो आपने 4 से 5 सीट दी है वो उनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा। समीर जी ने बिल्कुल जो सटीक बात कही। मेरे ख्याल से अगर आप तेजस्वी से पूछेंगे
तो वो अंदर खाने बताएंगे। वो चुनाव लोकसभा का लड़ नहीं रहे, उनके लिए विधानसभा टारगेट है। और अधिकतर जो समीर भाई जो प्रादेशिक पार्टियां होती हैं, इनके लिए टारगेट ही चीफ मिनिस्टर पोजीशन होती है, तभी वो अपना वहां पे छतरा बना पाते हैं। सांसद भेजना इनके लिए कोई बड़ी बात होती भी नहीं है नॉर्मली, तो ये उसके लिए लड़ रहे हैं। और ये यहाँ पे आज हम उत्तर प्रदेश से कंपेयर करते हैं तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। जो दोनों पार्टियों का वहमवाही वो मुस्लिम यादव पे बढ़ती हैं, लेकिन यादव यहाँ पे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में हम केवल 9 से 10% यादव मानते हैं, यहाँ पे 14 से 15% है। और जब वो मुस्लिम से मिलता है तो समीकरण बहुत बनती है, लेकिन जैसे अखिलेश यादव ने और जातियों को ज्यादा नहीं मिलाया, यही तेजस्वी यादव के साथ है। जो लालू प्रसाद यादव ने दिया उसके ऊपर इजाफा बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। हम उस बच्चे कुछ वोट बैंक को इकट्ठा करने में कामयाब रहे, चुनाव अच्छा लड़ते हैं। ठीक है, अब दोनों इन स्टेट को मिला दें और हम अपर एज को ही अगर जोड़ लें तो ये मिलकर हो जाती हैं 22 सीटें। अगर आप बिहार और यूपी को मिला देते हैं तो 22 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है। हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स तो कुछ सीटें और कम कर रहे हैं, 295 को झटका तो जरूर लग रहा है। राजस्थान की आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान में कितना स्कोप है, क्योंकि इस बार कांग्रेस मानकर चल रही है कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए स्कोप हो सकता है और कांग्रेस यहां से अच्छी सीटें जीत सकती है। लेकिन आइए आपको हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है उसके आंकड़े सामने रख देते हैं। जयपुर धौलपुर रीजन की बात करेंगे तो यहां 6 सीटें हैं, इसमें से कुल 5 से 6 सीटें एनडीए के खाते में यानी बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस यहां से 1 सीट जीत सकती है, 0 से 1 की रेंज दी गई है, यानी कि 1 सीट पर क्लोज फाइट नजर आ रही है। टोंक कोटा की बात करेंगे तो 3 सीटें हैं, तीनों की तीनों सीटें बीजेपी जीत रही है, 0 है कांग्रेस के सामने। मारवाड़ में 7 सीटें हैं, 5 से 6 सीटें बीजेपी जीत रही है, जीतने का अनुमान है कांग्रेस 1 से 2 सीटें जीत सकती है। मेवाड़ की बात करें तो 6 की 6 सीटें बीजेपी जीत रही है, 0 है कांग्रेस के सामने, ऐसा अनुमान है। शेखावटी रीजन में 1 से 2 सीटें, 3 सीटें हैं, यहां बराबर की टक्कर नजर आ रही है। 1 से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, ऐसा अनुमान है। कांग्रेस के खाते में भी 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर 21 से 23 का ये जो आंकड़ा है राजस्थान में हो जाता है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, और 2 से 4 यहां पर हम कांग्रेस, हमारा जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस को देता हुआ नजर आ रहा है। अब आरती जी यहां से गुंजाइश बताइए जरा, बहुत कॉन्फिडेंट हैं अशोक गहलोत भी, सचिन पायलट भी, बयान भी उनके इसी तरीके से सामने आ रहे हैं, कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है, उम्मीद उन्हें 10 सीटों की कम से कम है। आप कितना प्लस कर रही हैं इसमें? देखिए 10 सीटों की उम्मीद किस वजह से है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि राजस्थान में हमने देखा असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कोई वजह नहीं है कि एकदम उल्टा सिचुएशन हो जाए कुछ ही महीनों के अंतरकाल में। मुझे लगता है कि अगर आप 10 सीट देती है इंडिया अलायंस को, उसके बावजूद मुझे लगता है ओवरऑल जो 295 का ये फिगर बनाया है इंडिया अलायंस ने, ये बहुत ही इमेजिनरी फिगर लग रहा है, जो कि खुद राहुल गांधी जी ने लगता है बहुत ही वो मजाक बनाया आप इसी नंबर का, कहा कि ये मूसेवाला का गाना जो 295 है। तो मुझे लगता है कि ये राजस्थान में मुझे नहीं लगता है कि 10 सीटें होंगी, मैक्सिमम अगर मैं दूंगी तो 5 सीटें। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि सिर्फ 295 ही क्यों चुना गया है? गाने से तो जोड़ दिया राहुल गांधी ने, ऐसा तो नहीं है ना कि गाने से प्रेरणा लेकर 295 का आंकड़ा पूरा गठबंधन बोल रहा होगा? देखिए प्राची जी, यू नेवर नो। देखिए क्योंकि आपने जब कल अपना सर्वे दिखाया तो आपने बताया ये मेरा सैंपल साइज है, ये मेरी मेथोडोलॉजी है, मैंने ऐसे इतना सैंपल लिया, ऐसे रैंडमाइज किया, पूरी टेक्निकल डिटेल बताई। उन्होंने क्या कहा, सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है 295 है इसलिए 295। उन्होंने कोई कोई उतनी टेक्निक नहीं बताई, कहां से कितना कैसे मिलेगा। नहीं कह रहे ना, हम सब नेता जब एक साथ बैठे, हमने बात की, अपने अपने सर्वों की बात की, तब हमें पता चला कि हम 295 सीटें जीत रहे हैं। और सारे नेता बोल भी रहे हैं, जितने भी स्टेट के नेता हैं सब कह रहे हैं ना हम इतने जीतेंगे, हम इतने जीतेंगे। अलग है। देखिए वो नंबर, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का बताता हूँ, वो 80 भी सुना हमने, वो हमने 50 भी सुना हमने, वो 30 भी सुना, तो वो बिल्कुल रैंडम फिगर है। केवल वो फिगर एक माहौल बनाने के लिए 2-3 दिन, जिससे उनका थोड़ा सा मनोबल रहे और जिससे वो बाद में ईवीएम को बुराई देने के लिए कहें तो देखिए हमारा तो नंबर 300 का था, ये पता नहीं क्या हो गया। तो और वो जैसे उन्होंने ट्वीट भी करा कि ईवीएम नहीं डीएम का नतीजा है। डीएम मतलब कि डीएम जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो चुनाव को मैनेज कर रहे हैं। और फिर एक झूठा पत्र भी, एक झूठा शुगवा छोड़ दिया कि 150 डीएम्स को अमित शाह ने कॉल करी है। ईसी ने आज कंप्लेंट करी है, ईसी ने कहा है, नोटिस भेजा है जयराम रमेश को कि आपको इसका सबूत भेजिए नहीं तो आप पे कार्रवाई होगी। तो मैं कहता झूठ के माहौल बनाया जा रहा है। और उनको देखिए उस दिन
अपने कार्यकर्ताओं को कुछ तो लॉलीपॉप देनी पड़ेगी ना। ये तो कहेंगे कि हम बेकार थे, हमने मेहनत नहीं करी, हम पड़े रहे, हमारे पास कोई अच्छा, विजन नहीं इसकी था। शुरुआत हो गई है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक लाइन जोड़ देता हूँ कि अशोक गहलोत ने इतनी ताकत लगाई, वो अपने बेटे को तो जितवा दे जालोर से, उनका बेटा वो जालोर से सबसे बड़ी बात है। वो 2019 में वो जोधपुर से चुनाव हार चुके हैं वैभव गहलोत, और इस बार उनको जितवाने के लिए जालोर लेकर गए हैं वो सीट भी मुश्किल में फंसी हुई है हमारे एग्जिट पोल में। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे समीर जी। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आगे आपको दिखाएंगे बंगाल, महाराष्ट्र और साउथ के रीजन से कितनी गुंजाइश इंडिया गठबंधन के लिए बनती है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए इंडिया टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला, और देखिए आज हम चर्चा मुकाबला में कर रहे हैं, कोई राजनीतिक बहस नहीं कर रहे, लेकिन आपको यह जरूर बता रहे हैं कि एग्जिट पोल को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और पूरा का पूरा एनडीए गदगद है, तो इंडिया अलायंस भी ये कह रहा है कि 295 सीटें हमारी आ रही हैं। आप जितने भी नेताओं को सुनेंगे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, अखिलेश यादव हों, साउथ से नेता के बयान सामने आ रहे हों, राजस्थान से नेताओं के बयान सामने आ रहे हों, ममता दीदी हों, 295 का आंकड़ा जरूर कोट किया जा रहा है। 295 के आंकड़े में कितनी सच्चाई है, ये स्टेट वाइज हम आपको बता रहे हैं। हम चर्चा कर चुके हैं यूपी की, बिहार की और राजस्थान की। अब आइए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, और आपके सामने पश्चिम बंगाल के भी आंकड़े रखते हैं कि यहां पर किसको कितनी उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों पर कितना खरा ये लोग उतर पाएंगे। देखिए आप रीजन वाइज देखिए, बंगाल में तो नॉर्थ बंगाल की 8 सीटें हैं, 6 से 7 सीटें बीजेपी जीत सकती है ऐसा अनुमान है। टीएमसी यहां खाता नहीं खोलेगी, कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। साउथ ईस्ट बंगाल 12 सीटें हैं, 3 से 5 सीटें बीजेपी जीत सकती है, 6 से 8 सीटें टीएमसी, कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। ग्रेटर कोलकाता 5 सीटें यहां पर, और ये इलाका जो है इसमें गढ़ कहा जाता है ये ममता दीदी का, तो 1 से 2 सीटें यहां पर बीजेपी जीत सकती है, 3 से 4 सीटें टीएमसी और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। साउथ वेस्ट बंगाल भी आपके सामने रख देते हैं, 11 से 13 सीटें 17 में से बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, 4 से 6 सीटें टीएमसी, और कांग्रेस के आगे आपको शून्य ही नजर आएगा। ओवरऑल टेली आप देख लीजिए, 22 से 26 सीटें यहां पर बीजेपी जीत सकती है और 14 से 18 सीटें टीएमसी जीत सकती है और 1 से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। यानी कि बंगाल में बड़ी पार्टी बनकर एनडीए बीजेपी निकल सकता है, ऐसा अनुमान हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। अब वेस्ट बंगाल तो सबसे ज्यादा दिलचस्प हो गया, आरती जी देखने लायक हो गया। ममता दीदी को कितना बड़ा झटका लग सकता है या कोई उलटफेर की उम्मीद आपको लग रही है? ग्रेटर कोलकाता जहां पर दबदबा है दीदी का, वहां भी 1 से 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है ऐसा लग रहा है। देखिए वेस्ट बंगाल में ममता दीदी को झटका ज़रूर लगेगा। मुझे लगता है कि जितना उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा था और अभी भी है, इनफैक्ट उनके एरोगेंस की भी बात की जाती है कई बार, वो सब एक तरफ, लेकिन वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने पहले ही, इनफैक्ट असेंबली इलेक्शंस में ही हमें मालूम है कि बीजेपी ने अपना एक फुटहोल्ड, सिर्फ फुटहोल्ड नहीं बनाया था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था बीजेपी का, और वहाँ से ये लॉजिकल सी बात है कि बीजेपी आगे इम्प्रूव ही करती, और वही हमें देखने को मिलेगा। उसमें 2-3 फैक्टर्स ज़रूर मुझे लगता है कि जिन्होंने इम्पैक्ट किया है। एक तो मैं संदेश खाली की जो वायलेंस हुई उससे ज़रूर एक इम्पैक्ट हुआ। ओवरऑल ममता दीदी की जो जिस तरह की एटीट्यूडनल उनके इश्यूज हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते। तीसरा मुझे लगता है कि बीजेपी ने खुद बहुत कम गलतियां इस बार वेस्ट बंगाल में की। जिस तरह का पहले की कैंपेनिंग होती थी, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने खुद ममता दीदी को, आपको याद होगा इलेक्शंस में दीदी ओ दीदी करके, तो विमेन वोटर जो था वो थोड़ा उससे ऑफेंड हुआ था। इस बार उन्होंने, बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही कि विमेन विक्टिम्स जो थी वायलेंस की, उनके लिए खड़े रहे, उनका कॉज जो है चैंपियन किया और अपने आप को प्रो विमेन दिखाने की पूरी कोशिश की। तो मुझे लगता है कि वो जो इमेज थी वो उनकी नेगेटिव इमेज थी, वो अब पॉजिटिव इमेज में बदल गई, और इसलिए इस बार वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। अच्छा, देखिए मान लिया जाए, वैसे तो ममता दीदी इस अलायंस में है या नहीं यही साफ नहीं हो पाता है, कंफ्यूजन बनी रहती है, लेकिन एज अगर हम देखें 18 सीटें मैक्सिमम टीएमसी जीत सकती है और 1 से 2 सीटें हम दे रहे हैं, तो 2 सीटें जीत सकती है कांग्रेस। क्लब कर दें अगर, मिल जाते हैं अगर ये दोनों, तो ये आंकड़ा 20 का तो कम से कम हो ही जाता है। बंगाल से 20 सीटें तो कम से कम मिल ही सकती हैं
ज्यादा से ज्यादा, खैर इसमें जोड़ दूं, ज्यादा से ज्यादा मिल सकती हैं पूरे अलायंस को? शांतनु जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक बात कहा कि टीएमसी को पहले मैं इंडिया अलायंस में काउंट करूं ना करूं, आपकी खुद के स्क्रीन में आप टीएमसी कांग्रेस अलग दिखा रही हैं। अपनी हर रैली में हमने देखा है ममता बनर्जी माइक पकड़ के घूम घूम के भाषण देती हैं, उनका वो तरीका है। उसमें उन्होंने कईयों बार कहा है कांग्रेस को वोट देबो ना, ऐसा उन्होंने, और ये वायरल हुआ है। और यहाँ आके वो कहते हैं दिल्ली में कि हम इंडिया अलायंस के साथ है। तो जनता को आप ऐसे बिल्कुल बिल्कुल मुखर रूप से बेवकूफ नहीं बना सकते कि आप भाई कांग्रेस को वोट देबो ना, हम इंडिया अलायंस के साथ है, और हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि वो इंडिया अलायंस के साथ है। मतलब राहुल गांधी ने अधीर रंजन चौधरी की सीट तक पे रैली नहीं करी, सभा करी, जो उनके नेता थे सदन के लोकसभा में, उसकी सीट तक में रैली नहीं करी, कोई उसके पीछे वेट नहीं लगाया। वो निकालेगी तो उसको गिनना कैसे है? और जैसा आरती जी ने कहा कि बीजेपी ने जो मेहनत करी है, और जो उनके दो बड़े नेता हैं, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने जो विपक्ष के नेता को कैसे रहना चाहिए वो सीख जैसा है। वो रोज आपको सभा करते दिखेंगे, लाठी खाते दिखेंगे, जेल जाते दिखेंगे। ऐसा मुझे देवेंद्र फडणवीस जब उद्धव ठाकरे थे तब दिखा था, केवल वो एक डेढ़ साल। तो वो तो एक बिल्कुल एक एग्जाम्पल केस है, एक लर्निंग केस है किसी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए कि विपक्ष का नेता हो तो कैसे जो गलतियां हैं उजागर करे। और संदेश खाली तो दिखाता है कि जो ममता जी की हाई हैंडेडनेस है वो कैसे चली है। तो मेरे ख्याल से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, जो और उसके आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा। अच्छा, बशीरहाट पर तो फर्क नहीं पड़ेगा मुस्लिम आबादी की वजह से, लेकिन उसके आसपास के जो इलाके हैं, संदेश खाली का इंपैक्ट नजर आ रहा है, लग रहा है आपको शांतनु जी? जी बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और जैसे पोलराइजेशन होता है, काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। 24/7 मीडिया इस समय हर आदमी देख रहा है कि कोई आप रैली भी करते हैं, कोई खबर जाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे वेस्ट बंगाल में जाती है, वो केवल एक रीजन में नहीं रह जाती। ठीक है, अब देखिए नंबर पूछूंगी, जोड़ देता हूं नंबर आपसे मैं नंबर पूछूंगी, मैं 20 बता रही हूँ, अगर दोनों साथ हो जाते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो समय एसेट है बंगाल के अंदर वो शुभेंदु अधिकारी। अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी और जो बंगाल के संगठन प्रभारी है सुनील बंसल, इनकी बैठक हुई थी और अमित शाह ने कहा था शुभेंदु अधिकारी से कि आपको कम से कम 5 सीटें ममता के स्ट्रांग होल्ड के आपको जिता के देना है। और शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि जो आपकी 18 की टैली है उसे मैं 25 तक लेकर जाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को लग रहा है कि आने वाले समय में बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में बने, तो वो अपने लिए भविष्य देख रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर जुड़ी हुई है। और इस बार उन्होंने कमिट किया कि 25 सीटें में भारतीय जनता पार्टी को जिता के दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी के राज में जो करप्शन रहा है, जो मतलब मुसलमानों का तुष्टिकरण की जो उन्होंने राजनीति की है, संदेश खाली का जो हुआ, रेखा पात्रा को जो टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो एक बड़ा अच्छा संदेश गया है कि जो संदेश खाली से पीड़ित महिला थी उसको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसका पूरे बंगाल में एक बहुत अच्छा संदेश गया महिलाओं के बीच में, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पीड़ित महिलाओं के साथ है और उसे लोकसभा के लेकर आना चाहता है। देखिए 3 राज्य हारे बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि वो रेखा पात्रा जीते। और मुझे लग रहा है अगर सीटों की बात करें तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जीतने जा रही, हो सकता है 26 भी जीते, लेकिन 25 सीटें से कम भारतीय जनता पार्टी एक भी नहीं रहेगी। 25 सीटें चले ठीक है, लेकिन अभी तक आंकड़े देख लें तो 3 राज्य अभी तक हमने दिखाए, 4 राज्य अभी तक दिखाए, इसमें से बंगाल ही है जो थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर बढ़ा रहा है। और टोटल 48 सीटें हो जाती हैं अगर चारों राज्यों को मिलाएं और अपर एज की सीटों को अगर जोड़ लें तो 48 सीटें अभी तक हमें लग रहा है। नहीं पता है कि टीएमसी इंडिया अलायंस में है नहीं है, मुझे तो नहीं पता है। देखिए क्लेम वो करते हैं, अब ये कंफ्यूजन तो दूर कांग्रेस को वोट देबो ना कह के वो क्लेम करते हैं। नहीं, वो तो समर्थन दूंगी, सरकार में नहीं आऊंगी। ऐसा ही कंफ्यूजन वाला राज्य आगे महाराष्ट्र बनी ही एंटी कांग्रेस और एंटी लेफ्ट। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, यहाँ का रिजल्ट बड़ा दिलचस्प होगा, ऐसी बातें तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं, पार्टियां भी मानती हैं। किसको कितना फायदा होगा ये आपको बताते हैं। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल अगर रीजन वाइज आप देखेंगे तो 6 सीटें नॉर्थ महाराष्ट्र में हैं, 4 से 5 सीटें एनडीए, इंडिया को 1 से 2 सीटें, विदर्भ में 5 से 7 सीटें हैं, 3 से 5 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है, एनडीए 5 से 7, मराठवाड़ा में 8 सीटें हैं, 3 से 4 सीटें एनडीए, 4 से 5 सीटें इंडिया, 6 सीटें मुंबई में हैं जिसमें से 3 से 4 सीटें एनडीए जीत सकता है, इंडिया गठबंधन 2 से 3। ठाणे कोंकण की बात करें तो यहां 7 सीटें हैं, 4 से 5 सीटें एनडीए जीत सकता है, 2 से 3 इंडिया गठबंधन। वेस्ट महाराष्ट्र में 6 से 8 सीटें, 11 में से एनडीए जीत सकता है और 3 से 5 इंडिया गठबंधन जीत सकता है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा हो जाता है 26 और 30 का, यानी कि 26 से 30 सीटें महाराष्ट्र में एनडीए जीत सकता है, 28 से 22 सीटें इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में जीत सकता है। स्कोप यहीं पर सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को लग भी रहा था। अब समीर जी, आप तो वहां की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, रीजन वाइज ही अगर हम देखें तो कोई ऐसा रीजन लग रहा है जहां पर आपको ग्राफ उठता हुआ नजर आएगा, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन तमाम रीजन्स में इंडिया गठबंधन का? देखिए, मुझे लगता है कि विदर्भ से 10 सीटें आती है, नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं। मुझे लगता है कि विदर्भ में सिर्फ 2 सीटें मैं मानता हूं कि जो इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। एक चंद्रपुर की जो 2019 में भी कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, इसके अलावा भंडारा गोंदिया की सीट मुझे लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के पास जाएगी। बाकी 8 सीटें
एनडीए के पास जाने वाली है। अगर पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इस बार यह बात सही है कि इसमें उद्धव ठाकरे के प्रति सेंटिमेंट जो शिवसेना के जो कट्टर शिवसैनिक थे वो जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि एक बार मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस और शिवसेना के साथ जुड़ रहा है, मराठी का बड़ा वोट बैंक जुड़ रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर जो मनोज जगाड़े का जो मराठा आंदोलन हुआ था उसके बाद जो दलितों के अंदर थोड़ा डर बैठा था कि भाई मराठा मुख्यमंत्री है, मराठा उप मुख्यमंत्री है, दूसरा उप मुख्यमंत्री मराठी है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि दलितों का जो ओबीसी का जो आरक्षण उसमें से काटकर मराठा को दिया जाएगा। इसकी बड़ी चर्चा चली थी। तो उसके कारण थोड़ा सा 2 से 3% ओबीसी वोट बैंक जो इंडिया गठबंधन के पास जा रहा है उसका बेनिफिट उन्हें होता हुआ दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ी है 27-28 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की सबसे कमजोर कड़ी साबित होने जा रहे हैं। 15 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, मुझे लग रहा है वो 5 से 6 सीटों के ऊपर जीतेंगे, इससे ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगे। वो सीटें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के पास जा रही है। अजित पवार भी बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर 18 से 22 का जो आंकड़ा है इसमें कुछ इंक्लूड कुछ बढ़ेगा, प्लस हो सकता है कुछ? मुझे लग रहा है कि सब मिला के 18 सीटें इंडिया गठबंधन लेके जा सकता है। 30 सीटें जो है मुझे लगा 30 से 32 सीटें एनडीए के पास रहेगी, 16 से 18 सीटें उसके पास जा सकती है इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि 8 से 10 सीटें उद्धव के पास जाएंगी, 2 कांग्रेस के पास और 2 शरद पवार की सीटें पास जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 14 सीटें जाएंगी इनके पास, गठबंधन के पास। बची हुई सीटें आपने? हाँ 14 सीटें की, 2 सीटें बहुत क्लोज फाइट में। आखिरी में मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी बहुत क्लोज में। 295 कैसे आएंगी जमीन जी, हम ये चर्चा कर रहे हैं और आप हर राज्य दर राज्य कांग्रेस और गठबंधन की सीटें घटाएंगे। देखिए मैं रियलिस्टिक लेकर चल रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि 14 सीटें जरूर इंडिया गठबंधन वाला के गाने के हिसाब से नहीं चल रहे हैं समीर भाई, वो तो बता रहे हैं फील्ड में क्या है। चलिए आगे आइए, साउथ इंडिया की बात कर लेते हैं जहां से बीजेपी को इस बार बड़ी उम्मीदें थी। बीजेपी ने बड़ी मेहनत इसमें की है और ये एक ऐसा रीजन है जहां से कांग्रेस को भी पूरे इंडिया गठबंधन को उम्मीद रहती है। इसके जल्दी से आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। देखिए ये हम स्टेट वाइज आपको बता देते हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 5 से 8 सीटें तमिलनाडु में, खाता नहीं खुला था पिछली बार। एनडीए जीत सकता है 30 से 34 सीटें, इंडिया गठबंधन। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 19 से 23 सीटें एनडीए, 3 से 5 सीटें वाईएसआर कांग्रेस जीत सकती है। तेलंगाना की बात करें तो 17 सीटें हैं, पिछली बार 4 सीटें एनडीए ने जीती थी, लेकिन इस बार 8 से 10 सीटें जीत सकता है। 6 से 8 सीटें तेलंगाना में जा सकती है इंडिया गठबंधन को। ये वो राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, ये नहीं भूलना चाहिए हमें। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, 28 सीटें हैं। माना जा रहा था कि बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन 20 से 24 सीटें यहां एनडीए जीत सकता है, 4 से 8 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। केरल में 20 सीटें हैं, 1 से 3 सीटें, यानी कि यहां खाता खुल सकता है बीजेपी का, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 17 से 19 सीटें जा सकते हैं। पुडुचेरी की 1 सीट है जो एनडीए के खाते में जा सकती है और 0 यहां पर 1 सीट है चूंकि, तो इंडिया गठबंधन का कोई स्कोप है नहीं। अब यहां भी अच्छी खासी सीटें 130 में से एनडीए ने बढ़ाई हैं। जितनी उम्मीदें साउथ इंडिया में थी इंडिया गठबंधन को, वो उम्मीदें शायद पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस रीजन में कुछ ग्राफ बढ़ाएंगे शांतनु जी, इसमें भी घटा देंगे? नहीं, इसमें तो बढ़ना ही बढ़ना है। देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ को कंसोलिडेट करा और ईस्ट में बढ़ना शुरू करा। 2019 में जाके ईस्ट में उन्होंने अच्छी सीटें बढ़ाई और 2024 की जो स्टोरी होगी, जो हम कल बात करेंगे, वो साउथ इंडिया की होगी। बहुत लोगों को अचरज होगा कि इस समय भी भारतीय जनता पार्टी साउथ की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर सारे आप सांसदों जोड़ लें तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा सांसद है साउथ से इस समय, कर्नाटक की वजह से। और वो बढ़ने जा रहे हैं क्योंकि आपको आंध्रा से गेंद हो रहा है, 5 सीटें लड़ रहे हैं, उसमें 2 या 3 तो पक्का जीत रहे हैं आप। एनडीए की तो बहुत सीटें बढ़ेंगी, चंद्रबाबू नायडू अच्छी सीटें ले रहे हैं। आप तेलंगाना में खुद रहा हूं, मेरी पत्नी तेलुगु है, मैं वहां जाता रहता हूं हैदराबाद, कई सीटों पर गया मैं। तेलंगाना में सीटें बढ़ रही हैं, आपकी सीटें डबल तो हो ही रही हैं, आपकी 9 या 10 सीटें भी हैं। वहां बीआरएस को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं। आपकी अगर तमिलनाडु और केरला में सीटें आ रही है, मेरे ख्याल से वो लिटमस टेस्ट है, डिप्सिक टेस्ट भी है। जैसे हम कहते हैं कि 2 चावल को उठा के देख लो, आपको पूरे चावल का पता लग जाएगा। अगर तमिलनाडु में सीट आती है, 1 भी या 2 भी सीट आती है भाजपा को, केरला में सीट आती है, तो भाजपा को, एनडीए को, वाला आंकड़ा तो भाजपा को और एनडीए को 400 से पार जाने से कोई नहीं की चर्चा तो कर ली हम, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वहां पे भी सेन लगा, मैं इसलिए कह रहा हूं अगर वहां पे भी सेन लगा देती है, अगर जहां पे प्रधानमंत्री ने इतनी मेहनत करी है, अगर वहां पे सेंध लग जाती है सच में, वहां पे अब सीट को कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। वोट शेयर बढ़ जाता है, लेकिन सीट को अगर वहां पे भी कन्वर्ट कर लिया उन्होंने, तो मेरे ख्याल से बड़ी जीत होगी। और संख्या जो आपने दिखा रही है उतनी रहेगी, उससे ज्यादा ये तो उम्मीदें आरती जी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए यहाँ से इंडिया गठबंधन को? खरी उतरेगी कि नहीं है उम्मीदें? देखिए, इंडिया गठबंधन डेफिनेटली साउथ इंडिया में बेहतर कर रहा है कंपेयर टू नॉर्थ, लेकिन क्या एनडीए जो पहली बार मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु में, केरला में सीट्स लेगा, मुझे लगता है उसको हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए या ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए। वो अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी। बेशक इंडिया अलायंस
जो है वो ज़्यादा सीटें ले रही है, जो आपके ही आंकड़े दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप साउथ और फिर नॉर्थ की सीट्स की तुलना करेंगे तो बीजेपी कहीं आगे, और जैसे चांतनु ने कहा कि अगर तमिलनाडु में, केरला में बीजेपी एनडीए सीट्स जीत रहा है तो उसका मतलब है कि ये 370 से तो वेव है, क्रॉस फिर तो वेव है, वो फिर वेव तो का बहुत इंडिकेटर है बड़ी वो। बिल्कुल सुनामी है। और मुझे लगता है राम मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाएगा। अच्छा उसमें। ठीक है आरती जी, थोड़ा सा इंतजार रह गया है। अब तो कल ये पता चल जाएगा कि 295 वो गाना सही साबित होता है सिद्धू मूसेवाला वाला जो राहुल गांधी कह रहे हैं, या जो दावा भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए की तरफ से किया जा रहा है वो सही साबित होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।